Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the Law Gate syllabus. In today's video we are going to discuss part 2 of Order 39 of Civil Procedure Code 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर 39 का पार्ट 1 रूल 1 से रूल 5 तक डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जो कि डील कर रहा है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स रूल 6 से लेकर रूल 10 तक। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स बेसिकली कोर्ट के वो ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर्स जो कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट पास करती है। किसी भी स्टेज ऑफ सूट पर कोई भी ऑर्डर जो कि फाइनल ऑर्डर नहीं है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, उसके दरमियान अगर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखते हुए कोर्ट जिस किस्म के ऑर्डर्स पास करती है उन ऑर्डर्स को कहा जाता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। जो एज पर सिचुएशन, एज पर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस दरमियान में जो ऑर्डर पास किए जाते हैं पेंडेंसी ऑफ सूट के, उसको कहा जाता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। रूल 6 से रूल 10 तक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स को एक्सप्लेन करते हैं। रूल 6 कहता है पावर टू ऑर्डर इंटरम सेल। इसमें कहा गया है The court may, on the application of any party to the suit, order the sale by any person named in such order and such manner and on such term as it thinks fit. अब इसमें कहा गया है कि अगर कोई पार्टी कोर्ट को कोई एप्लीकेशन देती है सूट के दरमियान तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अब वो किस किस्म का ऑर्डर है कि अगर तो सूट की जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? अगर कोर्ट को लगता है कि इस मूवेबल प्रॉपर्टी को खत्म होने का खदशा है या डिस्पोज ऑफ होने का खदशा है या कोई ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका ये एप्रीहेंशन है कि ये खराब हो जाएगी या नेचुरल डिके की बात आ जाती है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का ऑर्डर कर सकती है कि इससे पहले कि ये प्रॉपर्टी खराब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होती हैं जिनको खराब होने का खदशा होता है, तो कोर्ट क्या करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को सेल करने का ऑर्डर पास कर सकती है अंडर रूल 6 क्लॉज 1। अब ये जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है सेल करने का प्रॉपर्टी का, इसको कहा जाता है इंटरम ऑर्डर। इंटरम ऑर्डर से क्या मुराद है? यानी कि फिलहाल इसको सेल कर दिया है, सेल करने से जो पैसे वसूल हुए हैं उनका फैसला बाद में किया जाएगा कि वो पैसे किस बंदे को दिए जा सकते हैं। इसको कहते हैं इंटरम ऑर्डर। उसके बाद आ जाते हैं रूल 7 के ऊपर। रूल 7 डील करता है डिटेंशन, preservation, inspection, etc. of the subject matter of the suit. अब यहां पर 3 तरह की बातें की गई हैं, डिटेंशन, प्रेजर्वेशन और इंस्पेक्शन की। किस चीज से रिलेटेड? वो चीज जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है। क्लॉज 1 कहती है द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सूट। पहली बात, अगर कोई पार्टी कोर्ट को अप्लाई करती है तो, या फिर किसी भी ऐसी वजह से जो कोर्ट को सही लगती है, एनी सच टर्म विच द कोर्ट थिंक्स फिट। पहली बात, मेक एन ऑर्डर फॉर डिटेंशन, प्रेजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट एज टू विच एनी क्वेश्चन में अराइज। तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी की डिटेंशन, प्रिजर्वेशन या इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकती है, वो चीज जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है। दूसरी बात, फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस ऑथराइज एनी पर्सन टू इंटर अपॉन और इनटू एनी लैंड और बिल्डिंग इन पोजेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सूट। या वो किसी बंदे को ऑथराइज कर सकती है कि वो किसी जगह पे एंटर हो, किसी लैंड या बिल्डिंग में, और उस जगह पे जाकर उस प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करे।
और इंस्पेक्शन करने के बाद वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करे, उस रिपोर्ट को कोर्ट में लाकर सबमिट कर दे। तीसरी बात, फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेज अफॉरसेड ऑथराइज एनी सैंपल्स टू बी टेकन और एनी ऑब्जर्वेशन टू बी मेड और एक्सपेरिमेंट टू बी ट्राइड। या फिर कोर्ट किसी बंदे को ऑथराइज कर सकती है कि वो किसी खास चीज के सैंपल्स कलेक्ट करे, अपनी ऑब्जर्वेशन करे या फिर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस चीज से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करे और कोर्ट को लाकर बताए। सो रूल 7 में डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन की बात की गई थी। इनसे रिलेटेड कोर्ट किसी भी किस्म का कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। वो किसी बंदे को ऑथराइज कर सकती है किसी लैंड पर जाकर इंस्पेक्शन करे, कोई सैंपल्स कलेक्ट करे, अपनी ऑब्जर्वेशन बताए, एक्सपेरिमेंट करके बताए। उसके बाद इसकी क्लॉज 2 कहती है द प्रोविजंस एज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस शैल अप्लाई म्यूटस म्यूटेंडिस टू पर्सन्स ऑथराइज्ड टू एंटर अंडर दिस रूल। इस क्लॉज में ये बताया है कि जो ऑर्डर 21 के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस की बात की गई है उसकी प्रोविजंस इस तमाम रूल्स पर म्यूटस म्यूटेंडिस एप्लीकेबल होंगी, यानी कि वो तमाम प्रोविजंस इस पर भी बिल्कुल थोड़ी बहुत चेंजेस करके वो एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद आते हैं रूल 8 के ऊपर। रूल 8 कहता है एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर्स टू बी आफ्टर नोटिस। अब इसके टाइटल को देखें तो इसमें बात की गई है नोटिस की, एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर्स। अब सच ऑर्डर्स की बात क्या है? वो चीज जो हमने रूल 6 और रूल 7 में जो ऑर्डर्स डिस्कस किए हैं। क्लॉज 1 को देखें, एन एप्लीकेशन बाय प्लेंटिफ फॉर एन ऑर्डर अंडर रूल 6 और रूल 7 may be made after notice to the defendant at any time after the institution of suit। यानी कि रूल 6 और रूल 7 के अंडर प्लेंटिफ जो एप्लीकेशन दे रहा है, जिन ऑर्डर्स के लिए कोर्ट को अप्लाई कर रहा है, उन ऑर्डर्स का नोटिस कोर्ट के लिए लाजिम है कि वो दूसरी पार्टी को भेजे कि ये ऑर्डर पास करने से पहले ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देना मस्ट है। क्लॉज 2 कहता है एन एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट फॉर द लाइक ऑर्डर मे बी मेड आफ्टर नोटिस टू द प्लेंटिफ एट एनी टाइम आफ्टर अपीयरेंस। यानी जिस तरह प्लेंटिफ की तरफ से एप्लीकेशन का नोटिस देना मस्ट है, इसी तरह डिफेंडेंट कोर्ट को जो एप्लीकेशन देता है उस एप्लीकेशन का नोटिस भी प्लेंटिफ को देना मस्ट है। यानी कि जब भी आप कोर्ट को अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने से पहले दोनों पार्टीज को नोटिस मिलना मस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 9 के ऊपर। रूल 9 कहता है व्हेन पार्टी मे बी पुट इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ द लैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, कि कब पार्टी को पोजेशन दी जा सकती है उस लैंड की जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है। इस रूल 9 को अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपली बात की गई है लैंड रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट की। अब इसमें दो बातें की गई हैं कि जब किसी बंदे के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी की पोजेशन है जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है और वो बंदा उस प्रॉपर्टी की पोजेशन तो रख रहा है लेकिन वो उस प्रॉपर्टी का रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा, वो रेवेन्यू पे करने से इनकार कर रहा है, या फिर जितने टाइम पीरियड के लिए, जितने टेन्योर के लिए उसने वो प्रॉपर्टी लीज पर ली थी उस टेन्योर का रेंट पे करने से वो इनकार कर रहा है, वो रेंट नहीं पे कर रहा, तो ऐसी सूरत में कोई भी ऐसा बंदा जो कि उस प्रॉपर्टी पे अपना इंटरेस्ट शो करता है, जो इंटरेस्टेड पर्सन है उस लैंड के लिए, वो क्या करता है, अगर तो वो उस प्रॉपर्टी का रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे कर देता है तो फिर गवर्नमेंट कोर्ट क्या करती है, उसको उस प्रॉपर्टी की पोजेशन दे सकती है। यानी एक नया बंदा आया, उसने रेंट पे किया, अब उसको वो प्रॉपर्टी की पोजेशन दे दी जाएगी कोर्ट की तरफ से। उसके बाद आ जाते हैं रूल 10 के ऊपर। रूल 10 कहता है डिपॉजिट ऑफ मनी एक्सेट्रा इन दी कोर्ट। अब इसमें कहा गया है
कि जहां पर जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है वो कोई मनी सूट है, किसी मनी से रिलेटेड कोई सूट है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है दैट इज कैपेबल ऑफ द डिलीवरी, जिसको दूसरे बंदे को डिलीवर किया जा सकता है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई बंदा ट्रस्टी है, उस चीज का उस पार्टी के लिए ट्रस्टी है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो किसी दूसरी पार्टी से बिलोंग कर रही है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। यानी कि जो बंदा कोर्ट को अप्लाई करता है कि इस प्रॉपर्टी की पोजेशन मुझे दी जाए, तो जिसके पास पहले वो प्रॉपर्टी की पोजेशन है, कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी कि आप ये प्रॉपर्टी कोर्ट में सबमिट कर दें, या फिर उसे कहेगी कि वो दूसरे बंदे को ये प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे जिसने कोर्ट को अप्लाई किया है। और जो दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी डिलीवर की जाएगी, कोर्ट उससे कोई भी सिक्योरिटी ले सकती है फॉर द फर्दर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। सो ये हमने आज ऑर्डर 39 का रूल 6 से लेकर रूल 10 तक एक्सप्लेन किया है। सो आज हमारी डिस्कशन ऑर्डर 39 के ऊपर कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।